जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम संस्कृति के 4 अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको देखेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखनी है आपको, ठीक। अगर नेट जेआरए वाले ग्रुप में आप ऐड नहीं हो अभी तक तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जेआरए वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों, आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हो हर बार और कमेंट भी नहीं करते हो क्लास में। तो क्लास को लाइक करना है और कमेंट करना है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक दिनकर जी ने किसको समर्पित करके लिखी है? दिनकर जी ने किसको समर्पित करके लिखी है? ये प्रस्तावना में अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर याद होगा। प्रस्तावना में बताते हैं कि मैंने इनको ये पुस्तक समर्पित करके लिखी है, तो किसको समर्पित करके लिखी? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित करके लिखी है, ठीक। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दे रखे हैं। दिनकर जी ने स्वयं को इतिहासकार माना है। दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय को ऐतिहासिक पुस्तक माना है। संस्कृति के 4 सोपान नाम भी रखने की सोचा था इस पुस्तक का। और इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू जी ने लिखी है। तो ये 4 कथन है, इसमें से कौन सही और कौन गलत ये आपको बताना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी। सी और डी सही है। सी और डी, बाकी दोनों गलत हैं। दिनकर ने कहा है कि मैं इतिहासकार नहीं, मैं साहित्यकार ही हूं, तो इतिहासकार नहीं माना खुद को और अपनी इस पुस्तक को ऐतिहासिक नहीं माना, केवल साहित्यिक माना है, ठीक। तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। और संस्कृति के 4 सोपान नाम रखने की सोचा था, एक बार लेखक के मन में आया था कि मैं इस पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 सोपान रख दूं, लेकिन फिर ये नाम बदल देते हैं, फिर संस्कृति के 4 अध्याय कर देते हैं उसको, ठीक। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू जी ने लिखी है, ठीक, नेहरू जी ने लिखी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की सामग्री ज्यादातर कौन सी पुस्तक से ली गई है? कौन सी भाषा की पुस्तकों से ली गई है ये प्रस्तावना में बता रखा है, ठीक। तो कौन सी भाषा की पुस्तकों से ज्यादातर इसकी सामग्री ली गई है? दोस्तों लेखक ने कहा है कि ज्यादातर सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली है। ज्यादातर कौन सी पुस्तकों से ली है? अंग्रेजी की पुस्तकों से, तो इसका आंसर होगा सी। नेहरू जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? कहां से आए थे आर्य? नेहरू जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? कहां से आए थे आर्य? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया से। प्रस्तावना में लिखा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? दोस्तों आपको ये प्रकरण भी याद रखने हैं, कौन से अध्याय में कितने प्रकरण हैं और संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में टोटल कितने प्रकरण हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? इसका आंसर होगा ए, 7 प्रकरण हैं। दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 7। और पहले अध्याय की बात करें दोस्तों, पहले अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 3। और अगर तीसरे अध्याय की बात करें हम, तीसरे अध्याय की बात करें तो उसमें कितने प्रकरण हैं? उसमें प्रकरण है 12। और अगर चौथे अध्याय की बात करें दोस्तों, चौथे अध्याय की बात करें तो चौथे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 17 प्रकरण हैं। इस प्रकार चारों अध्यायों के प्रकरण को मिलाकर टोटल संख्या कितनी हो जाती है प्रकरण की? 39 प्रकरण है टोटल इस पुस्तक में, ठीक, 39 प्रकरण है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है,
काले रंग वाले लोग कौन सी जाति के अंदर गिने जाते हैं? कौन से रंग वाले लोग? काले रंग वाले लोग। तो कौन सी जाति के अंदर गिने जाते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, इथोपियन। काले रंग के लोगों को इथोपियन परिवार का माना जाता है, ठीक, इथोपियन। और जो गोरे रंग के लोग होते हैं दोस्तों, वो काकेशियन में आते हैं। गोरे रंग के लोग कौन से रंग के? गोरे रंग के, काकेशियन में। और पीले रंग के लोग मंगोल में आते हैं, मंगोल देश के, मंगोल जाति के, ठीक। कौन से रंग के? पीले रंग के, पीले रंग के लोग, ठीक। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। इथोपियन में कौन से आते हैं? काले रंग वाले। इथोपियन में कौन से आते हैं? काले रंग वाले। काकेशियन में गोरे रंग वाले और मंगोल में पीले रंग वाले, ठीक। अगला जो फैक्ट है देखिए, प्रश्न, कौन से वेद में आर्यों का देश सप्त सिंधु बताया गया है? यानी एक वेद में बताया गया है कि आर्य सप्त सिंधु देश से आए हैं। तो कौन से वेद में बताया गया है ऐसा? उसका आंसर होगा दोस्तों ए, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि आर्य सप्त सिंधु देश से आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कौन से वर्ण की बात नहीं की गई है? ऋग्वेद में कौन से वर्ण की बात नहीं की गई है? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, 4 वर्ण माने जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में केवल 3 ही वर्ण माने गए हैं। तो वह कौन सा वर्ण है जो ऋग्वेद में गिना नहीं गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, शूद्र। शूद्र नामक जो वर्ण है, इसको ऋग्वेद में माना ही नहीं गया, केवल 3 ही वर्ण माने गए हैं ऋग्वेद में। अगला जो प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ईरानी लोग स को ह कहते थे। ईरानी लोग स को ह कहते थे। यूनानी लोग ह को ह कहते थे। 2 कथन दे रखे हैं, कथन के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कौन सा इसका आंसर होगा? क्या दोनों कथन सही है? क्या दोनों कथन गलत हैं? या ए गलत है, बी सही है? या ए सही है, बी गलत है? दोनों में से क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, दोनों कथन ही सही हैं। जो ईरानी लोग थे, जो ईरानी लोग थे, ये स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, ठीक। यूनानी लोग ह को अ बोलते थे, यूनानी लोग ह को अ बोलते थे, ठीक। तो इस तरह आपको इफेक्ट भी ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा काल हमारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा काल है जो संस्कृति और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा काल है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, गुप्त काल। गुप्त काल का समय एक ऐसा समय था दोस्तों जब हमारी संस्कृति बहुत विकसित हो चुकी थी और संस्कृत साहित्य भी यहाँ पर बहुत विकसित हो चुका था, बहुत मात्रा में संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा था। इसलिए गुप्त काल को संस्कृति और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अगला जो प्रश्न है देखिए, किसी धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है, यह कथन कौन सी पुस्तक में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। यह कौन सी पुस्तक से लिया गया कथन है? तो यह पुस्तक कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया कथन है दोस्तों। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय से। अगला जो प्रश्न है देखिए, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से, तो तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है? तो ये जो पंक्ति है, ये जो शेर है, ये किसका है? ये आपको बताना है, ये पंक्तियां किसकी हैं। इन पंक्तियों का जिक्र किसमें किया गया है? संस्कृति के 4 अध्याय में बताया गया है किसकी किसकी पंक्तियां हैं। तो ये आपको भी ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, इकबाल की पंक्तियां हैं दोस्तों, इकबाल की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है।
अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में खड़ी बोली और संस्कृति के 4 अध्याय में खड़ी बोली और उर्दू का पिता किसे माना गया है? खड़ी बोली और उर्दू का पिता यानी किस सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, कौन इसका इनको आरंभ करने वाला था, तो कौन था? इसका आंसर होगा ए, अमीर खुसरो को माना गया है। ठीक, अमीर खुसरो को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरा खान, आरा खान के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला से कौन सी पुस्तक का बंगला अनुवाद करवाया था? तो कहाँ के वजीर थे? आरा खान राज्य के। वजीर कौन थे? मगन ठाकुर। और अनुवाद करवाया किससे? आलो उजाला नाम के व्यक्ति से। कौन सी पुस्तक का अनुवाद करवाया ये आपको बताना है। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा दोस्तों बी, पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, कवि सुंदर दास को महाकविराज की उपाधि किसने दी थी? कवि सुंदर दास को महाकविराज की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, शाहजहां ने कवि सुंदर दास को महाकविराज की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए कि देश की एकता पहले टूटती है, दास्तां बाद में आती है। यह कथन कौन सी पुस्तक में है? दोस्तों यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। देश की एकता पहले टूटती है, दास्तां बाद में आती है, यानी गुलामी बाद में आती है, पहले एकता टूटती है। क्योंकि जब एकता टूटती है तो अनेक बाहरी लोगों को अपने अंदर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है, एकता जब टूटती है। ठीक, तो कौन सी पुस्तक में है यह कथन? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में है यह कथन। ठीक, अगला जो प्रश्न है, शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशा में बनाए गए 4 पीठ कौन से हैं? चारों दिशाओं में बनाए गए 4 पीठ कौन से हैं? इन्होंने क्या किया कि 4 अलग अलग चारों दिशाओं में अलग अलग पीठ स्थापित किए अपने। तो इनमें से एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। 4 पीठ कौन कौन से हैं? बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी। तो ये 4 पीठ इन्होंने 4 दिशा में बनवाए थे। ठीक, अगला जो प्रश्न है देखते हैं, हिंदू धर्म प्राचीन काल से 2 प्रकार के ग्रंथों पर आधारित हैं, वे कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, आगम और निगम। यानी ग्रंथों की एक सूची तैयार की गई, उनमें से कुछ ग्रंथों को आगम के अंतर्गत रखा गया और कुछ ग्रंथों को निगम के अंदर। ठीक, आगम के अंदर कौन से ग्रंथ हैं? जिन पर विष्णु और शिव पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं, किस पर? किस पर? विष्णु, विष्णु और शिव पर, और शिव पर। दोस्तों विष्णु और शिव पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो आगम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आगम के अंतर्गत। और निगम में क्या आते हैं? निगम में आते हैं वेद, निगम में आते हैं वेद। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं ए और आर। ए है कि रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू नव उत्थान के कवि है। आर है इकबाल मुस्लिम नव उत्थान के कवि हैं। 2 कथन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन कैसे हैं? सही हैं।
रविंद्रनाथ तो हिंदू नवोत्थान के हैं और इकबाल मुस्लिम नवोत्थान के। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि इनमें से कौन सी पंक्ति इकबाल की नहीं है। इनमें से कौन सी पंक्ति इकबाल की नहीं है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दोस्तों ये इकबाल की पंक्ति है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, दोस्तों ये भी इकबाल की पंक्ति है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तो ये पंक्ति भी इकबाल की है। केवल ये नहीं है छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाई के, तो ये पंक्ति इकबाल की नहीं है। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, ये है अमीर खुसरो की। किसकी है, खुसरो की। तो ये इस जो संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक है, इसमें से जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने निकाले थे और सभी के सभी आपको आज पढ़ा दिए हैं। क्लास को दोस्तों लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली रचना के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर।